हेलो एवरीवन, टू द पॉइंट सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ट्राइबल मूवमेंट के बारे में। आप सभी को पता है कि 17th, 18th और 19th सेंचुरी में क्या हुआ था, जब ब्रिटिश आ गए थे हमारे देश में और कई सारी जो उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था और फिर ट्राइबल के एरिया में भी इन्होंने इंक्रोचमेंट करना शुरू कर दिया। अभी तक क्या चल रहा था कि जंगलों पे अधिकार किसका था? ट्राइब्स का था। ट्राइब अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करते थे, वो जंगलों में रहते थे, है ना। इसके अलावा आप देखेंगे वहाँ पर वो कल्टीवेशन करने का काम करते थे, जिसे हम झूम कल्टीवेशन कहते हैं, एटसेट्रा। तो अब यहाँ पर जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो ब्रिटिशर्स उनके एरिया में इंक्रोचमेंट करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा जो मिशनरीज आती हैं वो ट्राइबल के ट्रेडिशन को चेंज करने की कोशिश करती हैं, ट्राइबल को क्रिश्चियन में कन्वर्ट करने की कोशिश करती हैं। इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी बैकग्राउंड में, जिसके कारण हमारे देश में ट्राइबल मूवमेंट की शुरुआत हुई। तो आज हम इन्हीं ट्राइबल रिवॉल्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप लोगों से बोलना चाहती हूँ, कॉपी पेन लेकर बैठिए, जिससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट डाउन करते जाएं। इसके अलावा जो पीडीएफ है वो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल होगी, वेबसाइट से आप पीडीएफ को भी ले सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। और यहाँ पर मैं आपको पहले क्वेश्चंस बताती हूँ कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि पढ़ना क्या क्या है, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा आपको बस ट्राइबल मूवमेंट, इतने सारे मूवमेंट हुए हैं, सब कुछ नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है वो भी आपको यहाँ पे सीखना बहुत ज़रूरी है। सो स्टार्ट करते हैं सेशन। जैसे कि मैंने बताया कि ट्राइबल मूवमेंट होने की शुरुआत कहाँ से हुई या क्या इसके रीज़न थे, तो हमने जैसे बताया आपको, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे वो आपका परमानेंट सेटलमेंट लेकर आते हैं। परमानेंट सेटलमेंट में क्या होता है कि जो जमींदार होते हैं उनको एक टैक्स मतलब फ्रीज कर दिया जाता है कि आपको ये हम ज़मींदारी दे रहे हैं, आपको इतना लैंड पोर्शन दे रहे हैं, आप वो हमें इतना टैक्स वसूल करके देंगे। वो परमानेंट सेटलमेंट है। तो जमींदार तो क्या करेंगे, जमींदार जो है वो मनमाने तरीके से जो है वो किसानों से टैक्स वसूलना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको तो फिक्स अमाउंट ही जो है वो ब्रिटिशर्स को देना है। इससे क्या होने लगा, एट्रोसिटी बढ़ते जा रही थी फार्मर्स पे। और अगर जमींदार वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स नहीं दे पाते थे तो उनकी जमींदारी चली जाती थी। इस तरीके से जो है परमानेंट सेटलमेंट चल रहा था, जिससे एट्रोसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही थी, टैक्स रेट जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। इसके अलावा शिफ्टिंग कल्टीवेशन, आप सभी को पता है कि जो ट्राइबल्स होते हैं वो आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन या जूम कल्टीवेशन करते हैं। एक जगह लेते हैं, उसमें जो प्लांटेशन होता है उसको जलाते हैं, वहाँ पे खेती करते हैं और उसके बाद फिर अगली जगह जाते हैं। इस तरीके से ग्रेजिंग करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। अब उनके एरिया में यहाँ पे इंक्रोचमेंट करना, अतिक्रमण करना शुरू कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ एक्ट्स भी लेकर आए थे ट्राइबल की टेरिटरी को एक्वायर करने के लिए, जिसके कारण ट्राइबल ने अपने लैंड को खो दिया, ट्राइबल्स की ज़मीन चली गई, जिसके कारण यहाँ पे ट्राइबल अपराइजिंग देखने को मिलता है। कौन से एक्ट लेकर आए थे, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन 1864 का एक्ट, गवर्नमेंट फॉरेस्ट एक्ट 1865 एंड इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878, इन सभी एक्ट को लेकर आए थे, जिससे मोनोपोली जो थी फॉरेस्ट लैंड पे वो गवर्नमेंट की होते जा रही थी और जो ट्राइबल एरिया था वो कम होता जा रहा था। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे क्रिश्चियनिटी, यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज जो हैं वो इनके एरियाज़ में आ गई थी, इनके ट्रेडिशन में, इनके कल्चर में, रिचुअल्स में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था। ट्राइबल्स को क्रिश्चियन में कन्वर्ट करना चाहती थी। इससे भी ट्राइबल काफ़ी नाराज़ हुए कि आप कैसे हमारे कल्चर को, ट्रेडिशन को जो है वो ख़त्म करने की कोशिश कर सकते हो, उसको चेंज करने की कोशिश कर सकते हो। इस कारण यहाँ पे ट्राइबल मूवमेंट की शुरुआत होती है। तो शुरुआत तो समझ में आ गई। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है ना। आपको पढ़ना क्या क्या है, तो बेसिकली बस 3 ही बातें एग्जाम में पूछी जाती हैं। किस रीजन में ये रिवॉल्ट हुआ, इसका लीडर कौन था और किस रीजन से ये रिवॉल्ट हुआ। बस 3 ही बातें एग्जाम में बनती हैं। हम इन्हीं 3 बातों को क्वेश्चन से देखेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि हमें कितना पढ़ना है। आप किसी भी बुक से पढ़ें, इतना ही डेटा पढ़िएगा जितना आप याद कर सके, क्योंकि ज़्यादा डेटा स्टोर आप करेंगे तो एग्जाम में जाके बड़ी दिक्कत में फंस जाएंगे, राइट। सो बात करते हैं मुंडा अपराइजिंग। मुंडा अपराइजिंग कहाँ हुआ था, तो मुंडा विद्रोह आपका छोटा नागपुर का जो रीजन है, रांची, झारखंड, वहाँ पर आपको मुंडा अपराइजिंग देखने को मिलता है और बिरसा मुंडा इसके लीडर होते हैं। अभी हम मुंडा अपराइजिंग के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, तो ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, छोटा नागपुर रीजन, रांची, झारखंड। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल रिवोल्यूशन वॉज मेड फेमस बाय द बंकिम चंद्र चैटर्जी थ्रू हिज नॉवल
आनंद मठ। तो आनंद मठ जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है, उसके जरिए कौन सा ट्राइबल मूवमेंट जो था वो बड़ा फेमस हो गया था। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सन्यासी। सन्यासी विद्रोह जो है, सन्यासी विद्रोह का चर्चा किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी जो पुस्तक है, उपन्यास है आनंद मठ, उसमें की थी, जिसके कारण ये जो रिवॉल्ट था ये काफ़ी फेमस हो गया था, सन्यासी विद्रोह। ठीक है, नेक्स्ट है हु वॉज द लीडर ऑफ बुंदेला रिवॉल्ट ऑफ बुंदेलखंड। तो बुंदेला रिवॉल्ट कहाँ हुआ होगा? बुंदेलखंड के रीजन में हुआ होगा। आपका जो कह सकते हैं नदर्न आपका मध्य प्रदेश है, और आपका जो उत्तर प्रदेश का रीजन है वो आपका क्या कहलाता है? बुंदेलखंड का रीजन कहलाता है। और इसको लीड कर रहे थे मधुकर शाह एंड जवाहर सिंह। मधुकर शाह और जवाहर सिंह, बुंदेला रिवॉल्ट से इनका रिलेशन है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कूका मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ था? तो कूका मूवमेंट के बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया है ना। कूका मूवमेंट क्यों शुरू किया गया था? तो कूका मूवमेंट जो था वो एक रिलीजियस और पॉलिटिकल, मतलब एक धार्मिक और एक राजनीतिक, दोनों तरीके का ये मूवमेंट था। यहाँ पे जो सिख कम्युनिटी थी उसका वो मतलब सिख कम्युनिटी जो थी ना वो लॉस कर रहे थे अपनी सोवरेनिटी को, है ना। वो चाहते थे कि यहाँ पे जो पंजाब की टेरिटरी है वहाँ पे ब्रिटिशर्स का रूल ना रह के जो सिख कम्युनिटी के लीडर है उनका ही रूल रहे, और सिख धर्म के जो रिचुअल्स है उनमें ब्रिटिशर्स जो है वो इंटरफेयर ना करे, इसलिए कूका मूवमेंट की शुरुआत होती है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कूका मूवमेंट की शुरुआत क्यों होती है? तो क्या मनी लैंडर के अगेंस्ट था, जमींदारों के अगेंस्ट था? नहीं। किसानों का मूवमेंट था जमींदार के खिलाफ? नहीं। इंडिगो कल्टीवेशन से था, इंडिगो की खेती से था? तो नहीं, ये बेसिकली सिख मूवमेंट था, कूका मूवमेंट। अच्छा, मैं एक छोटी सी जानकारी आपको देती हूँ, यहाँ पे देखिएगा। अब हमारे देश में कई सारे ट्राइबल मूवमेंट भी हुए हैं, पीजेंट मतलब किसानों का भी आंदोलन रहा है, और धार्मिक आंदोलन भी रहे हैं। तो यहाँ पे हम आज का जो टॉपिक है इसको हम दो पार्ट्स में करेंगे। आज हम केवल ट्राइबल मूवमेंट पे डिस्कशन करेंगे, और कल का जो मतलब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना, उस नेक्स्ट वीडियो में हम आपका जो पीजेंट रिवॉल्ट था, पीजेंट अपराइजिंग, किसानों का विद्रोह, उनका जो मूवमेंट था मोपला वगैरह, वो सब वहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्राइबल मूवमेंट? इनमें से कौन सा ट्राइबल मूवमेंट नहीं है? तो देखिएगा, कोली मूवमेंट, भीला और चुआर, ये सभी ट्राइब्स है और ये ट्राइबल मूवमेंट है। ती भागा मूवमेंट जो है वो किसानों का आंदोलन है, ये एक पीजेंट मूवमेंट है, किसानों का आंदोलन है ये, ठीक है ना। ती भागा मतलब 3 भाग के बारे में यहाँ पे कुछ चर्चा हो रही, ती भागा, ठीक है। तो हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे अपना पीजेंट मूवमेंट में। तीभागा मूवमेंट एक पीजेंट मूवमेंट है, बाकी सारे जो है वो ट्राइबल मूवमेंट है। तो आपको पहले तो ये भी पता होना चाहिए कि कौन से ट्राइबल में आते हैं और कौन से आपके पीजेंट मूवमेंट में आते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा ऐसा अपराइजिंग या रिवॉल्ट या विद्रोह है जिसे उल गुलान के नाम से जाना जाता है? तो जो मुंडा विद्रोह था उसे ही हम उल गुलान के नाम से भी जानते हैं, उल गुलान, ठीक है ना। ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अहोम रिवोल्ट। अहोम रिवोल्ट या अहोम विद्रोह के बारे में कुछ स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। ब्रिटिशर्स जो हैं वो ट्राई कर रहे थे टू एनेक्स अहोम टेरिटरी, अहोम लोगों की, अहोम जो किंगडम था उसकी टेरिटरी को एक्वायर करने की कोशिश ब्रिटिशर्स कर रहे थे। अहोम जो विद्रोह था वो 1828 में हुआ था। इसके जो लीडर थे वो गोमधर कुंवर थे। गोमधर कुंवर जो थे वो अहोम रिवॉल्ट के लीडर थे। कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो मैं आपको बता दूं ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, तो 3 ही बातें पूछिए ना, कहाँ पर हुआ था मूवमेंट, कब हुआ था और लीडर कौन थे। बस इतनी 3 बातें ही तो आपको याद करनी है पूरे रिवॉल्ट्स में, बाकी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। क्यों हुआ, कहाँ पे क्या हुआ, कब जेल पे गए, कब जेल से छूटे ना, कभी नहीं पूछता ये सब, ठीक है। इसलिए हम टू द पॉइंट सीरीज में केवल टू द पॉइंट बातें ही करेंगे। ओके, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, सभी के सभी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। अगला है खासी। खासी अपराइजिंग वॉज अंडर। अब देखिएगा, आप लोगों ने गारो, खासी, जयंतिया, है ना, ये ट्राइब्स के बारे में सुना होगा। तो खासी अपराइजिंग या खासी रिवोल्ट अरुणाचल प्रदेश, असम के रीजन में हुआ था, वो अभी हम देखेंगे। और इसके जो लीडर थे वो तीरथ सिंह थे, ठीक है ना। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो बेसिकली यहाँ पे जो भी मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट हो रहे हैं वो 2 कैटेगरी में हो रहे हैं।
एक हो रहा है आपका मेनलैंड ट्राइबल रिवोल्ट, मतलब जो हमारे भारत की मुख्य भूमि में हो रहा है। मतलब आप कह सकते हैं ये जो आपके बिहार, आंध्र प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, इन जो रीजन में, मेन रीजन में आपका इंडियन और वेस्टर्न सेंट्रल इंडिया में जो रिवोल्ट हो रहे हैं, छोटा नागपुर के रीजन में जो रिवोल्ट हो रहे हैं, उनको हम मेनलैंड ट्राइबल रिवोल्ट कहते हैं। दूसरा है फ्रंटियर ट्राइबल रिवॉल्ट, मतलब जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जैसे कि अहोम, खासी है ना, ये जो रिवॉल्ट हो रहे हैं उनको हम फ्रंटियर ट्राइबल रिवॉल्ट कहते हैं। क्लियर? तो आपको 4 ऑप्शन अगर मैंने दे दिया, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया यहाँ पे भील रिवॉल्ट, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 सेकेंड, मैंने आपको लिख दिया यहाँ पे मुंडा, मुंडा के बाद मैंने लिख दिया खासी, और खासी के बाद मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया कोल, और आपसे पूछ लिया बताओ इनमें से कौन सा फ्रंटियर ट्राइबल रिवॉल्ट है। तो आपको पता होना चाहिए ना, फ्रंटियर ट्राइबल रिवॉल्ट का मतलब जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में हो रहे हो, तो खासी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में बनाया जा सकता है बड़े आसानी से। तो हम एक एक करके सारे रिवॉल्ट को देखते हैं। ओके, सबसे पहली बात करते हैं, देखो 3 बातें याद रखनी, बस 3 बातों पे फोकस करना। ओके है, चलो सबसे पहले है चुआर अपराइजिंग। चुआर अपराइजिंग अगर आप देखेंगे तो वेस्ट बंगाल के रीजन में आपको, वेस्ट बंगाल और कुछ एरिया आप देख सकते हैं, बेसिकली बंगाल में ही आपको चुआर अपराइजिंग देखने को मिलता है। ठीक है ना, ये बंगाल है, वेस्ट बंगाल, और यहाँ पर इस रीजन में आपको जो है वो चुआर अपराइजिंग देखने को मिलता है। और ये जो रीजन है उसका नाम क्या है? बाराभूम। ठीक है, बाराभूम में आपको ये रिवॉल्ट देखने को मिलेगा। बेसिकली क्या हुआ था, लोग भुखमरी से मर रहे थे, फेमाइन आया हुआ था, लैंड रेवेन्यू का डिमांड बहुत ज़्यादा किया जा रहा था जमींदार के द्वारा, और उतना कल्टीवेशन हो नहीं रहा था, फसल उतनी हो नहीं रही थी, और जमींदार जो थे वो ज़्यादा टैक्स ले रहे थे, जिसके कारण इकोनॉमिक रूप से किसान बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे। और जब वो परेशान होने लगे तो किसके पास जाएंगे? जमींदार के पास जाएंगे, उधारी मांगेंगे, और जो उधारी नहीं दे पाएंगे तो उनकी ज़मीन चली जाएगी। तो ये प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर जो जंगल महल ऑफ मिदानपुर डिस्ट्रिक्ट है ना, जंगल महल, अच्छा इस जो चुआर अपराइजिंग है ना, इसको फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ जंगल महल के नाम से भी जाना जाता है। इसे फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ जंगल महल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जंगलपुर में यहाँ पर जो है इस रिवॉल्ट की शुरुआत हुई थी। बानकुरा डिस्ट्रिक्ट में इसकी शुरुआत हुई थी। और ये जो आपका चुआर अपराइजिंग है वो 2 फेजेस में हुआ था। पहली बार 1766 से लेकर 1772 तक, और दूसरी बार 1795 से लेकर 1816। तो 2 अलग अलग फेज में आपको चुआर अपराइजिंग देखने को मिलती है। ठीक है, इतनी चीज़ें तो क्या याद रखना है कि चुआर अपराइजिंग होने का रीज़न क्या था? तो लैंड रेवेन्यू की डिमांड करना, फेमाइन का आना, और इकोनॉमिक डिस्ट्रेस होना किसानों के ऊपर। मतलब अगर हिंदी में बात करूं तो क्या लिखना है आपको कि चुआर अपराइजिंग क्यों हुआ था? चुआर विद्रोह होने के कारण क्या है कि भुखमरी से लोग मर रहे थे, खाने की समस्या थी, लैंड जो ज़मीन पे, भूमि पे जो कर लगता है वो बहुत ज़्यादा था, किसानों की हालत काफ़ी ख़राब थी, जिसके कारण चुआर अपराइजिंग होता है। चुआर अपराइजिंग जो है वो 2 फेजेस में होता है, 1766 से लेकर 1772 के बीच में, और 1795 से लेकर 1816 के बीच में। किस रीजन में? बंगाल के रीजन में होता है। बंगाल के रीजन में भी कहाँ पर? तो आपको कुछ बात याद रख सकते हैं। बाराभूम, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट जंगल महल, और बानकुरा डिस्ट्रिक्ट में आपको चुआर अपराइजिंग देखने को मिल जाएगा। इसलिए इसे फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ जंगल महल के नाम से भी जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं लीडर के बारे में। तो आपको यहाँ पर याद रखना एक लीडर जिनका नाम है दुर्जन सिंह। दुर्जन सिंह, ठीक है, दुर्जन सिंह जो है वो इसके लीडर हैं। तो आपको चुआर अपराइजिंग के लीडर पूछ लिया जाए तो दुर्जन सिंह इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट कोल म्यूटिनी, मतलब कोल विद्रोह के बारे में हम बात कर लेते हैं। 1831 1832 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ था। कोल एक ट्राइब है जो आपको छोटा नागपुर प्लेट्यू, यहाँ पर छोटे नागपुर के पठार में आपको झारखंड उड़ीसा में जो है वो कोल ट्राइब देखने को मिलती है। बेसिकली कोल विद्रोह जो हुआ था वो छोटे नागपुर के प्लेट्यू में पालमू, कहाँ पे? पालमू हो गया, आपका रांची हो गया, रांची के अलावा आपका हजारीबाग, रांची, हजारीबाग, पालमू, सिंहभूमि है ना, इन जगहों पे जो है वो कोल विद्रोह हुआ था 1831 में। अगेंस्ट किसके अगेंस्ट हुआ था? मनी लेंडर के अगेंस्ट इस विद्रोह को किया गया था, क्योंकि मनी लेंडर्स जो थे वो डिमांड कर रहे थे हैवी टैक्स की। अब इसके लीडर के बारे में बात कर लेते हैं। तो लीडर का नाम याद रखना है बूधो भगत। ठीक है, बूधो भगत इज द राइट आंसर। तो 3 बातें याद हो जाएंगी आपको। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831-32 में हुआ था। लीडर कौन थे? बूधो भगत थे। ठीक है, किस एरिया में हुआ था? तो छोटा नागपुर का प्लेट्यू।
में आपको ये रिवॉल्ट देखने को मिलेगा। डन, कोल खत्म। आगे बात करते हैं हो एंड मुंडा अपराइजिंग। पहले हम हो अपराइजिंग के बारे में बात करते हैं, फिर हो लोगों को ही, हो ट्राइब जो थी ना उसको फिर बाद में आके मुंडाज ने भी ज्वाइन किया था, इसलिए हम इसको साथ में पढ़ते हैं जनरली, ठीक है। पहले हम हो अपराइजिंग के बारे में बात करते हैं और ये घटना है 1820 से लेकर 1837 तक की। हो विद्रोह कब हुआ था? 1820 से 1837 के बीच में हुआ था, ठीक है ना। और इसके लीडर कौन थे, किसने इस विद्रोह को ऑर्गेनाइज कराया था? तो आंसर हो जाएगा राजा ऑफ प्रहट। राजा ऑफ प्रहट के द्वारा हो रिवॉल्ट को ऑर्गेनाइज किया गया था। हो ट्राइबल मूवमेंट हुआ था। क्यों हुआ था? सिंहभूमि में। कहाँ हुआ था? सिंहभूम झारखंड में ये हुआ था। क्यों? क्योंकि जो नई रेवेन्यू पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी ब्रिटिशर्स ने, ये उस नई पॉलिसी के अगेंस्ट था। तो बेसिकली सिंहभूमि या फिर छोटा नागपुर का प्लेटियो, जो भी आंसर हो, मतलब जो भी ऑप्शन में अवेलेबल हो उस हिसाब से आप आंसर कर सकते हैं। झारखंड भी लगा सकते हो, सिंहभूम लगा सकते हो, या तो फिर छोटा नागपुर का पठार भी आंसर में लगा सकते हो। क्यों हुआ था? क्योंकि नई फार्मिंग रेवेन्यू पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी, जिसके कारण हो ट्राइब काफ़ी नाराज थी। तो राजा ऑफ प्रहट के द्वारा जो है वो हो मूवमेंट की शुरुआत हुई थी 1820 से 1837 के बीच में। बाद में आकर 1831 के आसपास आप देखेंगे मुंडाज ने भी इनको ज्वाइन कर लिया था। जो छोटा नागपुर रीजन के जो मुंडाज थे ना, मुंडा ट्राइब, उन्होंने भी इसे ज्वाइन कर लिया था। अब हो पीपल के बारे में 2-4 बातें मैं आपको बता देती हूँ। हो का मतलब क्या होता है? तो हो का मतलब होता है ह्यूमन। हो लैंग्वेज से लिया गया है हो, और हो का मतलब होता है ह्यूमन। अगर पूछ लिया जाए हो का क्या मतलब है, तो बता देना यार ह्यूमन है, ठीक है ना। कौन है ये हो लोग? हो लोग बेसिकली ऑस्ट्रो एशियाटिक मुंडा एथिक ग्रुप है। कौन है ये? ऑस्ट्रो एशियाटिक मुंडा एथिक ग्रुप जो है वो हो पीपल्स है। और हो का मतलब ह्यूमन होता है। हो जो ट्राइब है ना, उसकी कई सारी सब ग्रुप्स भी होते हैं, कोला, मुंडारी, मुंडा, कोल, कोलाज, और ये सभी जनरली उड़ीसा और झारखंड के रीजन में आपको हो ट्राइब देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करेंगे मुंडा अपराइजिंग के बारे में। मुंडा जो मूवमेंट था उसको उल गुलान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। क्यों शुरू हुआ था उसके बारे में अब जान लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर एक सिस्टम चलता था, मुंडा ट्राइब जो ट्राइबल एरिया था जहाँ पे वो कल्टीवेशन करते थे मुंडा ट्राइब के लोग, वहाँ पर एक सिस्टम चलता था जिसका नाम था कुंटकट्टी सिस्टम। क्या नाम था? कुंटकट्टी सिस्टम उस सिस्टम का नाम था, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि मुंडा रिवॉल्ट क्यों हुआ था, तो आप बोलिएगा कि कुंता कट्टी सिस्टम चल रहा था, ये लोग उसकी प्रैक्टिस करते थे और ब्रिटिशर्स इस प्रैक्टिस को चेंज करना चाहती थी, इसलिए यहाँ पर ये रिवॉल्ट हुआ था, ठीक है। कुंट कट्टी सिस्टम में क्या होता था, जो एरिया होता था ना, जो ज़मीन होती थी, वो एक होल्डिंग होता था इसके ऊपर, किसका? ट्राइबल्स का। इसके ऊपर होल्डिंग किसका होता था? ट्राइबल का होता था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, जमींदारी टेनेसी एक्ट को लेकर आते हैं कि ज़मीन जो होगी वो किसके अंडर में रहेगी? जमींदारों के अंडर में रहेगी, और जमींदार जो होंगे वो टैक्स वसूलने का काम करेंगे। तो जो मुंडा एरिया था ना, जो मुंडा लोगों की ज़मीन थी, उसके लिए बाहर से दिकूश को लाए थे। दिकूश मतलब ये वो लोग हैं, जमींदार ही समझ सकते हैं, दिकूश वो लोग हैं जो ब्रिटिशर्स लेकर आए थे, और ये ट्राइबल एरियाज में क्या करेंगे? कल्टीवेशन करने का काम करेंगे। सो विरसा एडॉप्टेड कुंतकट्टी सिस्टम टू प्रोटेक्ट द लैंड ऑफ हिज ट्राइब। तो इन्होंने अपनी ज़मीन को, अपने लोगों की ज़मीन को बचाने के लिए कुंतकट्टी सिस्टम को अडॉप्ट करने की बात करी, जिसमें जो ज़मीन होती थी उस पर अधिकार किसका होता था? ट्राइबल्स का भी होता था, ठीक है। 1899, 1900, 1899 और 1900 के बीच में आपका मुंडा रिवॉल्ट की शुरुआत होती है, राइज होता है मतलब, और बिरसा मुंडा इसको लीड कर रहे होते हैं, ठीक है। रांची, आपको रांची में झारखंड के एरिया में ये रिवॉल्ट देखने को मिल जाएगा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो दिकूश थे और यूरोपियंस थे जो इनके एरियाज़ में आए थे कल्टीवेशन करने के लिए, और ज़मींदार थे, उनको बाहर निकालने का काम किया। और ये दिकूश जो थे ना, दिकूश को ये लोग रावण कहते थे। क्या कहते थे? दिकूश को ये लोग रावण के नाम से कहते थे, ठीक है ना। इतनी चीज़ें। तो इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे जब ये विद्रोह हालांकि सक्सेसफुल नहीं हो पाया, बाद में बिरसा मुंडा जी को अरेस्ट कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया 9 जनवरी 1900 में। लेकिन उसके बाद भी सक्सेसफुल इस कंडीशन में रहा कि इस रिवॉल्ट के बाद छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पास किया गया था बिहार और झारखंड के रीजन में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और यहाँ पे बोला गया था कि जो ट्राइबल की ज़मीन है वो नॉन ट्राइबल पार्टी को ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी, क्योंकि ये लोग तो चाहते थे ना कि दिकूश यहाँ पे काम करे, जमींदार लोग यहाँ पे टैक्स लें, जबकि
ट्राइबल तो चाहते थे कि ट्राइबल की जो ज़मीन है वो ट्राइबल के पास रहे, इनका ट्रांसफ़र जो है वो नॉन ट्राइबल के पास ना हो, तो बिल्कुल उनकी बातों को, डिमांड्स को मान लिया गया था। अच्छा, एक और छोटी सी बात, 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, 15 नवंबर को हम क्या करते हैं, जनजाति गौरव दिवस को मनाते हैं। अब क्वेश्चन देखिएगा, एक क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हो एंड द मुंडा अपराइजिंग। राजा ऑफ प्रहट ऑर्गेनाइज हिज हो ट्राइबल टू रिवोल्ट अगेंस्ट द ऑक्यूपेशन ऑफ सिंहभूमि। ठीक है, तो राजा ऑफ प्रहट के बारे में बात हो रही है। लेटर इन 1831 दे अगेन ऑर्गेनाइज रेवेलियन ज्वाइन द मुंडाज ऑफ छोटा नागपुर, और 1831 में फिर इन्होंने छोटा नागपुर के मुंडाज के साथ भी ज्वाइन किया था। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह। तो संथाल रिवॉल्ट जो है वो 1855-56 में हुआ था। ठीक है, क्यों हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो 1793 में परमानेंट सेटलमेंट मतलब स्थायी बंदोबस्त आया था बिहार, बंगाल और उड़ीसा के रीजन में, उसके खिलाफ ही संथाल विद्रोह हुआ था, क्योंकि संथालों की ज़मीन इस परमानेंट रेवेन्यू सिस्टम से जो ज़मींदार थे ना उन्होंने ले ली थी, और ट्राइबल को जो संथाल्स थे उनको भूमि से बाहर निकाल दिया था। ठीक है, इतनी चीज़ें। तो फिर उसके बाद जब भूमि से निकाल दिया, इनका काम छीन लिया गया, अब ये लोग क्या करें, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने बेसिकली एक ज़मीन दे दी, एक एरिया बना दिया और कहा कि आप वहाँ जाके रहो, है ना। संथाल परगना एक डिवीज़न, एक छोटा सा एरिया बना दिया और कहा कि आप संथाल्स जो है वो वहाँ पे रहेंगे और वहीं पे कल्टीवेशन करेंगे। इस तरीके से पूरा कार्यक्रम हुआ, लेकिन तो भी संथालों को वहाँ पे ब्रिटिशर्स ने चैन से जीने नहीं दिया। समय समय पे नई नई पॉलिसीज़ बनाते थे, उनके पास काम भी नहीं था, ज़मीन भी ले ली थी ज़मींदारों के द्वारा परमानेंट सेटलमेंट से। इसके कारण संथाल विद्रोह देखने को मिला। संथाल जो ट्राइबल ग्रुप है वो आपको राजमहल हिल्स में देखने को मिलेगा। ठीक है ना, संथाल आपको राजमहल हिल्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1832 में दमिन आई को झारखंड में एक एरिया जो है वो संथालों को दे दिया था, लेकिन बाद में जाके इंटरफेरेंस करना शुरू कर दिया था संथालों के साथ। इन्होंने प्रॉमिस किया था कि आप इस एरिया में जाके सेटल हो जाओ, हम कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, बट इंटरफेरेंस करना शुरू कर दिया। तो संथालों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, जिसके कारण संथाल विद्रोह की शुरुआत होती है अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स एंड जमींदार्स। संथाल रिवोल्ट को हम हुल रिवोल्ट के नाम से भी जानते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि संथाल रिवोल्ट को हम और किस नाम से जानते हैं, तो आप कहेंगे कि हुल रिवोल्ट के नाम से इसको जानते हैं। 30 जून 1855 में इस रिवोल्ट की शुरुआत होती है, और इसके जो लीडर होते हैं वो होते हैं सूधू, कान्हू। ठीक है, ये सब भाई बहन हैं, सूधू, कान्हू, चांद, भैरव, और दो और बहनें भी हैं, फूलो और जानो, है ना। सूधू कान्हू के बारे में ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। और इसके बाद फिर संथाल परगना टेनेंसी एक्ट को पास किया जाता है, ये वॉर एंड होने के बाद। और जो ट्राइबल का बोला जाता है, एक्ट वॉज इनेक्टेड विद प्रोवाइडेड द ट्राइबल सम प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ऑपरेसिव ब्रिटिश रूल। तो यहाँ पे कुछ प्रोटेक्शन फिर ट्राइबल्स को दिए गए। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि संथाल विद्रोह को हुल विद्रोह कहा जाता है आपका, है ना। इसका आपका राजमहल हिल्स के पास और झारखंड के रीजन में आपको संथाल विद्रोह देखने को मिल जाएगा, और सूधू और कान्हू इसके लीडर आपको मिल जाएंगे। इन्होंने क्यों विद्रोह किया था? क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट से उनकी ज़मीनें चली गई थी, और फिर ब्रिटिशर्स ने उनको झारखंड के पास एक ज़मीन दी सेटल होने के लिए, और बाद में फिर वहाँ पर भी इंटरफेरेंस करना शुरू कर दिया था। अब यहाँ पे कुछ इवेंट्स हैं, बोला जा रहा है कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट, और इनको यहाँ पे ऑर्डर में लगाना है, सीक्वेंस में लगाना है। आप सीक्वेंस में तब लगा पाओगे ना जब आपको इन रिवॉल्ट्स के बारे में पता होगा, इनके ईयर्स पता होंगे, और इस तरीके के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में बनते हैं, आपको भी पता है। इंडिगो रिवॉल्ट, संथाल रिवॉल्ट, डिक्कन राइट एंड म्यूटिनी ऑफ सिफॉय, मतलब ये 1857 की क्रांति के बारे में बात करा। तो ये तो हो गया 1857 का रिवॉल्ट। संथाल के बारे में अभी हमने पढ़ा है 1855-56 में ये हुआ था। ठीक है, इतनी चीज़ें। अब बचता है इंडिगो और दक्कन राइट। तो इंडिगो जो रिवॉल्ट था वो आपका देखने को मिलता है 1875 के आसपास। कब मिलता है ये आपको? ये आपको मिलता है कब? 1859 के आसपास। और दक्कन राइट आपको मिलता है 1875 के आसपास देखने के लिए। तो आप अरेंज कर सकते हैं ना कि पहले यहाँ पे क्या हुआ था, संथाल विद्रोह हुआ था, फिर आपका 1857 की क्रांति हुई थी, फिर इंडिगो रिवॉल्ट 1859 में हुआ था, और दक्कन राइट्स 1875 में हुए थे। तो 2413 हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो आपको इनकी डेट थोड़ी सी देखनी पड़ेगी, है ना। चार्ट वगैरह कुछ बना लीजिए और उसके ज़रिए आप थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं खोन अपराइजिंग के बारे में।
तो कोण विद्रोह ये आपकी घटना है 1837 से लेकर 1856 के बीच में। बेसिकली कोण जो है वो आपके उड़ीसा के हिल ट्रैक में, इसके अलावा आपका विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में ये लोग पाए जाते हैं। और इन्हीं लोगों ने ब्रिटिशर्स की पॉलिसी के अगेंस्ट जो है वो कैंपेन रन की थी, ठीक है ना। और कुई और कुबी लैंग्वेज, बेसिकली ये लोग कहाँ पाए जाते हैं, आपका उड़ीसा के एरिया में ज़्यादा आपको कोण देखने को मिलेंगे। कुई और कुबी लैंग्वेज ये लोग बोलते हैं। और इसके जो लीडर थे वो चक्रा विश्नोई थे। कौन थे? चक्रा विश्नोई एक यंग राजा थे। और उन्होंने ही क्या था, जो कोण थे उनको इकट्ठा किया, गैदर किया, ऑर्गेनाइज किया, और उसके बाद कोण अपराइजिंग की शुरुआत हुई। तो आपको बस इतनी बातें याद रखनी कि कोण अपराइजिंग कहाँ हुई थी, उड़ीसा के रीजन में और विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में 1837 से 1856 के बीच में हुई थी। इसके लीडर कौन थे? चक्रा विश्नोई जो थे वो इसके लीडर थे। ये 3 बातें भर आपको याद रखनी अबाउट द कोण अपराइजिंग। कोण अपराइजिंग के बाद होता है कोया विद्रोह। कोया विद्रोह देखिएगा, अभी तक जितने भी हम रिवॉल्ट पढ़ रहे थे उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड के रीजन में पढ़ रहे थे। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ईस्टर्न गोदावरी ट्रैक मतलब आंध्र प्रदेश की तरफ हम जाना शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो कोया विद्रोह था ना, वो ईस्टर्न गोदावरी ट्रैक मतलब मॉडर्न आंध्रा में हुआ था, ठीक है ना। कोया कहाँ हुआ था? मॉडर्न आंध्रा में हुआ था। और ये आपका 1803 से 1862 तक चला था। और इसको लीड कौन कर रहे थे? तोमा सोरा। कौन लीड कर रहे थे इसको? तोमा सोरा इसको लीड कर रहे थे। और तोमा सोरा के अलावा एक और आप नाम याद रख सकते हैं, राजा अनंतयार। तो तोमा सोरा और राजा अनंतयार जो है वो कोया रिवॉल्ट से रिलेटेड है। कोया रिवॉल्ट जो है वो मॉडर्न आंध्रा या गोदावरी ट्रैक में हुआ था और कोया जनजाति के द्वारा हुआ था 1803 से लेकर 1862 के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं भील विद्रोह। वेस्टर्न घाट जाना पड़ेगा भीलों के लिए आपको, ठीक है। वेस्टर्न घाट, अभी हम ईस्टर्न घाट में थे ना यहाँ पे आंध्रा वाले रीजन में, अब हम पहुँच गए हैं वेस्टर्न घाट के रीजन में। तो जो आपका दक्कन वाला रीजन है, दक्कन प्लेट्यू है ना जो आपका यहाँ पे, दक्कन प्लेट्यू के रीजन में आपका जो है वेस्टर्न घाट में आपको भील ट्राइब देखने को मिलेगी, ठीक है ना। ये जो भील रिवॉल्ट है वो 1817 से लेकर 1819 के बीच में पहली बार हुआ। क्यों हुआ? इकोनॉमिक डिस्ट्रेस के कारण, फेमाइन के कारण और मिस गवर्नमेंट के कारण, कि मतलब प्रॉपर तरीके से गवर्नेंस नहीं रन हो रही है, भुखमरी छाई हुई है और इकोनॉमिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है, टैक्स बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है। इसके कारण पहले फेज़ में 1817 से 89 के बीच में 1817 से लेकर 1819 के बीच में रिवॉल्ट होता है। फिर अगली बार 1825 में, फिर 1831 में और 1846 में रिवॉल्ट होता है। मतलब कई सारे फेजेस में आपको ये रिवॉल्ट देखने को मिलेगा। और इसे पूरा भील राज बनाना चाहते थे ये लोग और ये 1913 तक चलता है। अब यहाँ पे जो लीडर है वो आपको याद रखना है गोविंद गुरु का नाम। किसका नाम याद रखना है? गोविंद गुरु का नाम याद रखना है, ठीक है। भील विद्रोह से, भील के बाद है रामोसी अपराइजिंग या रामोसी विद्रोह। ये आपका वेस्टर्न घाट के रीजन में महाराष्ट्र के सतारा से शुरुआत होती है, ठीक है। महाराष्ट्र के सतारा में पाई जाने वाली ये ट्राइब है, वेस्टर्न घाट में रहने वाली ट्राइब है रामोसी, और रामोसी मूवमेंट की वहाँ से शुरुआत होती है, ठीक है। इतनी चीज़ें। तो ये रामोसी जो थे वो मराठा गवर्नमेंट के अंदर ही काम किया करते थे, लेकिन इनके इनकम के सोर्स जो है वो चले गए थे। क्यों चले गए थे? एंग्लो मराठा वॉर के कारण। एंग्लो मराठा वॉर के बाद आपको पता है कि जो मराठाओं की टेरिटरी थी वो ब्रिटिशर्स ने एक्वायर कर ली थी। तो उसमें जो रामोसीज थे, जो कि जिनकी इनकम जो थी वो मराठास पर डिपेंड करती थी, तो इनकी इनकम चली गई, जिसके कारण रामोसी विद्रोह हुआ। तो 1822 में इस विद्रोह की शुरुआत होती है, ठीक है। चित्तूर सिंह सतारा रीजन से करते हैं और बाद में उमाजी नायक जो है वो पुणे के रीजन से जो है रामोसी अपराइजिंग की शुरुआत करते हैं, रामोसी विद्रोह की शुरुआत करते हैं और 1829 तक ये विद्रोह चलता है 1822 से, ठीक है। तो रामोसी अपराइजिंग के बारे में हमने सीख लिया। सतारा के रीजन में उमाजी नायक याद रख लेंगे, चित्तूर सिंह याद रख लेंगे, 1822 से 1829। अगली बात करते हैं खासी अपराइजिंग। देखिएगा जो एंग्लो वर्मीज वॉर थी वो ख़त्म हुई। एंग्लोज वर्मी वॉर में आपको पता है कि जो वर्मा की हार होती है और ब्रिटिशर्स कुछ टेरिटरी उनकी एक्वायर कर लेते हैं, और ब्रिटिशर जो हिली एरिया है ना गारो और जैंतियास का, उसमें भी इंटरवीन करना शुरू कर देते हैं, उस एरिया को भी एक्वायर करने का काम करते हैं और वहाँ पर एक रोड बनाने की शुरुआत करते हैं। वहाँ पर क्या करते हैं? एक रोड बनाने की शुरुआत करते हैं, जिसके बाद खासी अपराइजिंग होती है, खासी विद्रोह होता है इस रीजन में, ठीक है ना। खासी विद्रोह यहाँ पर होता है ब्रह्मपुत्र वैली में। कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र वैली के आसपास के रीजन में। ये बात है 1830 से लेकर 1833 के बीच की, और इसके जो लीडर होते हैं वो तीरथ सिंह होते हैं, और बाद में गारो जो ट्राइब होती है, गारो ट्राइब भी खासी ट्राइब को ज्वाइन कर लेती है,
ठीक है, इतनी चीज़ें। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा तीरथ सिंह, रोड कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट। अहोम रिवॉल्ट, अहोम विद्रोह, तो यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर के बारे में मैंने बताया। इस वॉर में कुछ एरिया जो असम का था वो ब्रिटिशर्स एक्वायर कर लेते हैं, जो कि कभी अहोम किंगडम का हिस्सा हुआ करता था। तो उसी के रिस्पॉन्स देते हुए अहोम जो ट्राइब है, अहोम किंगडम के जो लोग हैं, अहोम रिवॉल्ट यहाँ पर होता है। ये बात होती है 1828 में, और इसको लीड कौन कर रहा होता है? इसको लीड कर रहा होता है गोमधर कुंवर। गोमधर कुंवर जो है इस मूवमेंट को लीड कर रहे होते हैं, ठीक है। और बाद में भी फाइनली ये सक्सेसफुल रिवॉल्ट होता है, और फाइनली ये जो ब्रह्मपुत्र वैली के आसपास का जो रीजन है ना, वो महाराजा पुरंदर सिंह नरेंद्र को जो है ब्रिटिशर्स दे देते हैं, ठीक है। तो ये बातें आज हमने डिस्कस की हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो सारे रिवॉल्ट वो किस रीजन में हुए हैं और कौन वहाँ पर लीडर था, यही बातें तो आपको पढ़नी है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, इनका सीक्वेंस थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कीजिए, जिससे आप असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है इनको जमा सकें और क्वेश्चंस को हल कर सकें। अब यहाँ पर एक और फ्रीडम फाइटर के बारे में डिस्कस करना है, और डिस्कशन क्यों करना है उसका रीज़न भी हम देख लेते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ रानी गेदिन्लू के बारे में, ठीक है। रानी गेदिन्लू के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिन्हें डॉटर ऑफ द हिल्स भी कहा जाता है, ठीक है, जिन्हें 1932 में ब्रिटिशर्स ने मात्र 16 साल की उम्र में अरेस्ट कर लिया था, और जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तब इन्हें जेल से आज़ादी मिली थी। और जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर भी थे, उन्होंने इन्हें रानी मतलब क्वीन का टाइटल दिया था, इसलिए उसके बाद इन्हें रानी गेदिन्लू के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब क्यों इनके बारे में पढ़ना है, तो देखिएगा रिसेंटली मतलब 2021 में, ठीक है, 2021 में अमित शाह जी होम मिनिस्टर जो हमारा संभालते हैं, उनके द्वारा एक फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, एक म्यूजियम बनाया गया है मणिपुर में इनके नाम पर। और इस म्यूजियम को अप्रूवल 2019 में दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। इसके अलावा हमारी जो इंडियन कोस्टल गार्ड है, उसमें भी एक फास्ट पेट्रोल वेसल ICGS रानी गेदिन्लू के नाम से कमीशन किया गया था 2016 में। इन्हें जो है कई सारे अवार्ड मिले, जिनमें से इम्पॉर्टेंट अवार्ड क्या है? पद्म भूषण अवार्ड 1982 में मिला था। इसके अलावा विवेकानंद सेवा सम्मान 1983 में, स्त्री शक्ति पुरस्कार 1991 में इनको दिया गया था, और भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार इनको 1996 में दिया गया था, ठीक है। इनका रिलेशन नागा विद्रोह, नागा रिवॉल्ट और हेरेका मूवमेंट से है। तो अगर पूछ लिया जाए तो किस मूवमेंट से? हेरेका मूवमेंट, नागा विद्रोह से, नागा रिवॉल्ट से इनका रिलेशन रहा है। तो इनके बारे में थोड़ा सा हमें जान लेना चाहिए। तो आई थिंक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। आपको सारी कहानी बस नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कौन सा रीज़न था, कौन से लीडर थे, और कौन से सन में, कौन से ईयर में वो विद्रोह हुआ है। इन्हीं 3 से आपने देखे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और एक बार थोड़ा सा आप मैप वगैरह डिज़ाइन कर लीजिएगा और सीक्वेंस लिख लीजिएगा, कि जिससे आप एग्जाम में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सारे क्वेश्चंस को आप जमा सकें, ठीक है। इतनी चीज़ें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, और जहाँ पर हम किसानों के विद्रोह के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो टेक केयर और बाय बाय।